मार्केट टिका हुआ है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि इकोनॉमी बढ़िया है, या वाकई में इकोनॉमी बढ़िया है और इसलिए पैसा आ रहा है और मार्केट टिके हुए है? तो दोनों में से ज़्यादा सही फैक्टर क्या है? नहीं, देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे समीर भाई ने कहा, लास्ट 1 साल अगर आप देखिए, इतने इवेंट हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इतने सारे कंट्री कभी इन्वॉल्व हुए नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चाइना में भी इशू हुआ, इंटरेस्ट रेट्स भी इतने फास्ट जो कभी नहीं बढ़े वो बढ़े, इन्फ्लेशन का भी रहा, उसके बाद भी हमारा मार्केट स्टेबल है। वो सिर्फ किसी के खरीदने या बेचने से नहीं होता है। अनलेस इनहेरेंटली अगर कुछ स्ट्रेंथ नहीं हो ना, तो ये बाजार ऐसे टिक नहीं सकता है। ऑब्वियसली रिटेल का पैसा आ रहा है, वो सब हेल्प करता है, बट इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखिए। अब अभी IF ने पहले ही अपना रिवाइज किया था प्रोजेक्शन, इंडिया का थोड़ा GDP काटा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए 2023 में एक ही देश है जो 6% से ज़्यादा बढ़ेगा पूरी दुनिया में। आई थिंक वो बहुत क्लियर है। अपनी इकोनॉमी 80-82% डोमेस्टिक है, तो प्रॉब्लम है थोड़ा ओवरसीज में। उसमें भी इंडिया अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ चाइना +1 या जो भी इनहेरेंट जो है, बट जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो तो थ्राइविंग है। हम प्रोग्राम के पहले बात कर ही रहे थे कि जहाँ जाओ वहाँ भीड़ है, प्लेन की टिकटें नहीं मिल रही है, मॉल फुल है। आप कोई भी कंपनी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ जिसका फोकस है, आप पूछिए, आप सितंबर के बाद में ऐसी जो ग्रोथ है कभी देखी नहीं गई। अभी तक जो कंपनियों के नतीजे आए हैं, सब ने प्री कोविड से अपने आप को कंपेयर किया है और बाय एंड लार्ज सब जगह ग्रोथ है। तो आई थिंक इनहेरेंट ग्रोथ के बिना बाजार टिकना बहुत मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम, जैसे समीर भाई ने कहा कि ग्लोबल मार्केट अगर स्टेबल होगा तो इंडिया में अच्छी तेज़ी आएगी, बट ग्लोबल मार्केट भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ सब देश आजकल कनेक्टेड हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ मिक्स, इकोनॉमी डूइंग वेरी वेल एंड ऑब्वियसली रिटेल तो हेड्स ऑफ। जो उन्होंने सामना किया है, पहले जो गोरों का हमें जो खौफ था वो निकल गया है। अभी कोई फिगर देखता भी नहीं है। पहले आपका भी प्रोग्राम सुबह सुबह शुरू होता था कि भाई गोरे ने बेचा है तो आज ट्रेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सब खत्म हो गया। बिकॉज आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स है मैच्योर्ड। उन्होंने देखा है कि अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट करते रहो, आपका रिटर्न बनता ही बनता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो तो नीलेश भाई हमेशा बोलते हैं ना कि एक ज़माना था जब रोज़ सुबह ये प्रार्थना करते थे, प्रभु आज किसी गोरे को बेचने के लिए मत भेजना। और आजकल नीलेश भाई कहते हैं, हे प्रभु गोरे से माल बिको। यही है ना, खरीदने का मौका मिले। अगर वो बेचेंगे नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, हाइपोथेटिकल क्या हो गई, आप हम सब अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे ज़रूर कि जब हमारे तो लोग ले ही रहे हैं, आप जैसे फंड मैनेजर्स पैसा लगा ही रहे हैं, जिस दिन FIs वापस आएंगे दोनों तरफ से, लोकल और ग्लोबल पैसा एक साथ आए, तब क्या होगा नीलेश भाई? सो हमने जो जुलाई और अगस्त 22 में देखा वही होगा। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। मार्केट 18.5 से 15,200 आ गई। जुलाई और अगस्त में उन्होंने कुछ $7 बिलियन का माल खरीदा, मार्केट वापस 18,000 पे आ गई। दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट में एंट्री इजी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, एग्जिट में मुश्किल ही है। करेक्ट। भारत एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एग्जिट इजी है, 35 बिलियन लेके जाना है, आराम से लेके जाइए। एंट्री डिफ़िकल्ट है, 7 बिलियन खरीदना है तो मार्केट 15-20% ऊपर चली जाएगी। एंड ये तो हम ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं। ऐसे कई ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिन्होंने कभी IPO के बाद नया इश्यू ही नहीं किया। इसमें अगर आप बेच देंगे तो ज़िंदगी भर वापस नहीं खरीद पाएंगे। मधु भाई, क्या बदल गया है मार्केट में? एक ज़माना होता था जब FIs बेचने आते थे मार्केट गिर जाता था, या रिटेल बहुत ओवरबोट हो जाए तो ऐसा लगता था अब मार्केट गया काम से। अब वो सिचुएशन ही बदल रही। हमारे रिटेल के खरीदने से या FIs के बेचने से घटता नहीं है। करेक्ट। दुनिया भर में ख़राब हो तो लोग ये लगता है कि आज गैप से खुलेगा तो हमें लेना है, ये दूसरी चीज़ होने लगी है। तीसरा ये कि हमेशा बॉटम तब बनता था कि जब कैपिचुलेशन हो जाए, मतलब लीवरेज पोजीशन बहुत ज़ोर से फूटे घटे, ये भी नहीं दिखता आजकल। तो इतने सालों में, 30-35 सालों में जो पढ़ा समझा वो तो इस साल कुछ काम ही नहीं आ रहा। वही तो है ना अनिल भाई, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट इन द मार्केट साइड। जैसे ना कि कोई चीज़ हिस्ट्री में आप रेफरेंस करके ले सकते हो, बट आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करके अगर चलोगे तो यू विल ऑलवेज बी बिहाइंड। राइट। अगर आप देखोगे ना, मुझे ये लगता है कि मैं भी अभी लंदन गया था, अभी सुनील से भी बात कर रहा था, ये भी अभी अमेरिका जाके आया। अभी ना पहले सिर्फ बातें हो रही थी इंडिया की, अब रियल में लोगों को इंटरेस्ट है और भरोसा है। अब भरोसा है। जब और अभी इंडिया में डाला किसने पैसा?
अनिल भाई हम लोग बोल रहे हैं कि ये गोरे बेच के चले गए, लेट्स लुक एट इट इन द कॉन्टेक्स्ट। टोटल मार्केट का वर्ल्ड का गिव और टेक अभी भी $9500 ट्रिलियन है, राइट। उसमें से गोरे का जो पीक एक्सपोजर था वो करीब $650 बिलियन था, राइट। उसमें से उन्होंने बेचा 30-35 बिलियन डॉलर। प्राइमरी मार्केट में 15-20 बिलियन डॉलर आ गया, तो उन्होंने 15-20 बिलियन डॉलर का ही माल नेट इंडिया से बेचा है, विच इज रफली 2-2.5% ऑफ देयर ओवरऑल होल्डिंग। तो ये नंबर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो बड़े दिखते हैं कि 2.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया, पर एब्सोल्यूट टर्म में उन्होंने सिर्फ एक परसेंटेज बेचा है, राइट। तो मुझे लगता है इंडिया में अभी रिटेल इन्वेस्टर जो हंगरी था इतने साल से, जो एडिक्वेटली एक्सपोज नहीं है इक्विटी में, वो एक्सपोजर अभी रिटेल का बढ़ रहा है। और अनिल भाई ये अभी भी शुरुआत है। अभी आप देखो अगर एब्सोल्यूट सेविंग का कितना परसेंटेज लोगों ने इक्विटी में डाला है, 5%, 6%। बस इक्विटी का रिटर्न ओवर द इयर्स ऑफ लास्ट 25 ईयर्स प्रूवन है कि इक्विटी रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन हो गया इस बारी अनिल भाई, एक इंडिया में वाइडर रिकॉग्निजेशन कि अगर घटेगा तो हमको लेना है। लंदन जाने के पहले मैंने एक अच्छा रिसर्च किया, मैंने देखा टॉप 25 जो शाने से शाने इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड में, उनका इंडिया में क्या, दुनिया में वॉरेन बफे ले लो, चार्ली मंगल ले लो, पूरी दुनिया के सब सियाने को ले लो, मैंने देखा उनका एक्सपोजर अभी इंडिया में कितना है, हार्डली एनीथिंग। अच्छा, नॉट इवन 0.5% ऑफ देयर ओवरऑल कंबाइंड पोर्टफोलियो। तो भी तो सब शाने ही नहीं आए यहाँ पे